दोस्तों नमस्कार, आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें अपन बिहार एसएससी का जो सीजीएल आया है ना, बिहार एसएससी, ठीक है ना, इसका जो सीजीएल का जो वैकेंसी आया फ्रेंड, उसको अपन आज से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और इसमें अपन फुल प्रैक्टिस सेट करेंगे जिसमें आपको टोटल 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। और सभी जो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और कुछ नए क्वेश्चन आएंगे, रुक्मणी प्रकाशन की बुक है, ठीक है ना, पहलुम्बन है। इसमें टोटल आपको प्रैक्टिस सेट 20 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसी से अभी जो है वो कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको एक दिन में यानी कि एक क्लास में यानी कि पर डे आपको 50 क्वेश्चन देखते हुए चलेंगे। साथ में अपन फुल सोल्यूशन भी करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो फुल डिस्कशन भी करेंगे, साथ में जितने भी मैथ, रीजनिंग, जीके और साइंस जो भी क्वेश्चन हो सभी का करेंगे, ठीक है ना। और तैयारी अपन इस प्रकार से करेंगे कि रिजल्ट जो है वो होना तय हो, ठीक है ना। तो अपन टारगेट रखेंगे 150 में से कितना 120 का, ठीक है ना। 150 बाई कितना 120 का अपन टारगेट रखेंगे, कम से कम इतना होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें आपको टोटल 75 मैथ देखने को मिल 50 से जो है वो आपको क्या रीजनिंग देखने को मिलेगा, 25 जो है आपको मैथ देखने को मिलेगा, 25 साइंस, और फिर आपको जो बच जाएगा कितना 50 जो बच गए आपको जीके एंड जीएस देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका सिलेबस है, इसी प्रकार से जिसमें जो दिया हुआ है सभी को कवर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो पर बने रहेगा आप लोग लास्ट तक, बहुत कुछ आपको जानने को और सीखने को मिलेगा। और साथ में इस क्लास का आपको पीडीएफ भी डाल देंगे। पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा फ्रेंड्स, वहाँ से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा और रिवीजन करते रहेगा और आप लोग सोल्यूशन भी कीजिएगा, ठीक है ना। पीडीएफ आपको दोनों टाइप का मिल जाएगा, ठीक है ना। 150 नंबर क्वेश्चन की जो है पीडीएफ मिल जाएगा, जिसमें आपको एक तो 150 नंबर की टोटल बिना सोल्यूशन वाली पीडीएफ और एक सोल्यूशन वाली पीडीएफ दोनों मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए दिक्कत आपका नहीं है, तो आप लोग तैयारी आराम से कीजिए, और कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट भी जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो कुछ प्रॉब्लम होगा तो हमें भी आप लोग भी सजेशन दीजिएगा और हम भी आप लोग को देंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन मिलकर तैयारी करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि निम्नलिखित बार ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है ना। 3 ग्राफ 3 व्यक्ति में है, 3 व्यक्ति है, ए, बी और सी है, जिसकी साप्ताहिक आय और बीआई को दर्शाता है, ठीक है ना। आय को और बीआई को दर्शाता है। आय के लिए ये जो ब्लैक वाली है ना, ये आय को दर्शाता है, ठीक है ना। और ये जो आपका इस टाइप का वाला दिया हुआ है ना, ये आपको ग्रे कलर का है, ये आपको बीआई को दर्शाता है, ठीक है ना। तो सभी में क्या ए का आय आपको इतना है और बीआई इतना है, ठीक है ना। इस प्रकार से ABC का दिया हुआ है। बोला है आगे टिप्पणी में लिख दिया है, नोट में लिख दिया है कि बचत जो होगा यानी कि बचत बराबर, ठीक है ना, बचत बराबर जो होगा क्या होगा, आय माइनस बीआई होगा, ठीक है ना। आय माइनस क्या होगा, बीआई होगा। तो बचत बराबर सभी को पता है कि बचत कब होगा, जब आय अधिक रहेगा, बीआई उसमें से घटाएगा तो बचत निकलेगा। तो सिंपल वही फार्मूला लिख दिया यहाँ पर। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि सी की बचत ए की बचत का रेशियो क्या होगा, यानी कि सी की बचत का रेशियो और ए की बचत का जो दोनों का रेशियो होगा वो क्या होगा निकालना, ठीक है ना। तो देखिए सी यहाँ है, तो सी का आय है आपका 5600 और बीआई जो है कितना है 3000। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, यानी कि आय 5600 है और बीआई 3000 है, तो ये होगा 2600। इसका क्या हो जाएगा, आपका बचत हो जाएगा। तो 2600 हो गया। ए का क्या हो जाएगा, देखिए 6000 इनकम है, 4800 रुपया क्या है उसका बीआई है, तो कितना बचा रहा है वो 1200 रुपया बचा रहा है, ठीक है ना। 1200 बचा रहा है, काट दीजिए तो 2 सुना 2 सुना 13 दूनी 26 और 6 दूनी 12, यानी कि 13 और 6 का रेशियो हो जाएगा, यानी कि सी और ए का रेशियो होगा 13:6, जो कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आप लोग पहले अटेम्प्ट कीजिएगा, उसके बाद फिर मिलान कीजिएगा आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए है कि 5 महिलाएं या फिर 9 लड़के किसी काम को 15 दिन में करते हैं, ठीक है ना, समय काम का है। तो देखिए आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे कि 5 महिला 5 वुमेन हो गई, ठीक है ना, या फिर यानी कि बराबर, या का मतलब बराबर, तो 5 महिलाएं या फिर 9 बॉय, ये आपस दोनों में रहेंगे, बराबर होंगे। काम को कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं। तो दोनों का यहाँ से रेशियो निकाल लीजिए, वुमेन का और बॉय का रेशियो हो जाएगा कितना 9:5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से निकल गया 9:5 रेशियो। अब यहाँ से देखिए 2 इक्वेशन बन रहा है, दोनों आपस में बराबर ही हैं, तो किसी एक को आप उठा लीजिए, किसी एक को ले सकते हैं, चाहे इसको कोई दिक्कत नहीं है उससे है आपका कि टोटल जो वर्क है वो निकल जाएगा। तो देखिए 5W लेते हैं तो 5 हो गया, और W का जो मान है कितना है, W का मान 9 है, तो यहाँ पर 9 रख दिए, ठीक है ना। कितना दिन में करता है, यानी कि 5 वुमेन या फिर 9 बॉय रहेगा तो कितने दिन में काम करेगा, 15 दिन में। कितना दिन में काम कर रहा है, 15 दिन में काम कर रहा है। तो बोल रहा है कि 20 महिलाएं, कितना 20 वुमेन और साथ में और का मतलब प्लस और 9 बॉय, ये दोनों मिलकर कितने दिन में काम को करेंगे, तो D दिन में करेंगे। सिंपल सी है। अब इस पर रख देंगे W का और जो B का जो मान है वो यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर W का जो मान होगा फ्रेंड क्या हो जाएगा, W का मान कितना है, देखिए W का मान 9 है और B का मान जो है कितना 5 है, तो 20 नमा 180 हो गया
और प्लस 9 बचे 45, यानी कितना 225, यानी कि 225 आदमी मिल करके, यानी कि टोटल मैन और वोमेन मिल करके कितने दिन में करेगा, तो डी दिन में करेगा। बस कैलकुलेशन कर देना है। तो 15 का स्क्वायर 225 आपको पता है, तो 15 मेरा ये कट गया, और 15 से काट देंगे तो हो जाएगा 3 तिया 9 और 5 तिया 15, 5 से ये कट गया तो 3 हो गया, यानी कि डी बराबर कितना 3 दिन हो गया। तो 3 दिन आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी है, इजी क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा इसमें, तो सिंपल इस रूप में आप इसको बना सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड। तो देखिए सेट मारने से अपन को फायदा ये होगा ना कि जो नए टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको मिलते जाएंगे, इसी सेट में ही मिलेगा। ठीक है ना, बाकी आप बेसिक पढ़िएगा, कितना भी बेसिक पढ़ते रहे, जब तक सेट प्रैक्टिस नहीं होगा फ्रेंड रिजल्ट होना मुश्किल है। ठीक है ना, इसीलिए अपन सेट प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दिए हैं, और अभी 50-50 क्वेश्चन देखते चलेंगे, तो अभी से बहुत सारा सेट अपन प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है ना, इसी प्रकार से शुरू किए हैं इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि 3 बच्चों के पास टोटल 82 कंचे हैं। ठीक है ना, कितने हैं टोटल 82 यानी 82 है। पूरा एलन और बेन के कंचों का रेशियो 2:5 है। एलन को ए लिख देते हैं और बेन को बी लिख देते हैं, यानी ए और बी का रेशियो 2:5 दे दिया है आपका। आगे बोल रहा है क्या, बेन और क्रिस के कंचों का रेशियो 3:4 है। तो बेन मतलब बी हो गया, और आपका क्या क्रिस को सी कर देते हैं डिनोट, तो हो जाएगा कितना रेशियो 3:4 है। जब रेशियो पढ़े तो आराम से निकालेंगे कि ए अनुपात बी अनुपात सी जो है कितना हो जाएगा 6:15:20 हो गया। ठीक है, टोटल कंचों की संख्या तीनों के पास कितना है 82 है। 82 का तुलना कितना से हो जाएगा, टोटल का तुलना टोटल से करेंगे तो 20, 15, 35, 35 और 6 41, टोटल का तुलना टोटल से कर दिए। पूछ रहा है कि क्रिस के पास, क्रिस मतलब सी के पास, तो सी के पास कितने कंचे हैं टोटल 20 है, तो गुना 20 कर देंगे। चलिए काट देते हैं, 81 दूनी 82, 20 दूनी 40, तो 40 जो कि ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे आसानी से हल कर लेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए है कि 1 बिलियन में अम्ल और जल का रेशियो दिया हुआ है 1 कितना 5 है, जिसमें अम्ल कितना है 1 है और जल कितना है 5 है। ठीक है, बी में दिया है कितना कि अम्ल और जल का रेशियो 2:7 है, तो दोनों बिलियन को समान मात्रा में मिश्रित किया जाता है, तो इस प्रकार बने नए बिलियन में अम्ल और जल का रेशियो कितना होगा ये निकालना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं, अम्ल हो गया आपका, ये अम्ल हो गया और ये जल हो गया। तो ए में अम्ल देखिए, ए में अम्ल कितना है, ए में टोटल 6 मिश्रण है, जिसमें अम्ल कितना है 1 है, यानी कि लिख सकते हैं कि ए में अम्ल हो गया 1/6। उसी प्रकार से बी में अम्ल कितना है तो 2 है, कितना में टोटल 9 में। ठीक है ना, टोटल कितना 9, 7 2 9, टोटल कितना हो गया 9, 9 में 2 अम्ल है, तो यहाँ पर ये आपका निकल गया। उसी प्रकार से जल निकाल लेते हैं, तो जल कितना है 5 है, ए में कितना 5, टोटल 6 में। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ लिख लें 7 है, कितना में 9 में। ठीक है, तो ये हो गया आपका जल हो गया और ये आपका अम्ल हो गया। अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, 9 दूनी 18 एलसीएम हो गया, एलसीएम कितना 18, छोटी 18 3 और हो गया 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, ये हो गया। यहाँ से हो जाएगा 18 आपका, ये 6 या 18, 5 या कितना हो गया 15 हो गया, प्लस 9 दूनी 18, 7 दूनी 14 हो गया। ठीक है, 18 से 18 आपका कट जाएगा तो बच जाएगा कितना 7 बच गया, और 15 और 14 कितना हो गया 29 हो गया, यानी कि 7:29 आपका ये हो गया। ठीक है, तो 7:29 जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, बाकी और भी कोई तरीका हो तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मुझे जो आ रहा है मैं उसके हिसाब से बनाते हुए चल रहा हूँ, और आपको कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा, आपको समझा भी देंगे सही ढंग से। ठीक है ना, मतलब कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इस प्रकार से दिया हुआ है, ये रूट में 1/2 का मतलब क्या हो गया, ये रूट में है, यानी कि रूट में लिखा हुआ है कितना 22 प्लस 8 को लिख सकते हैं। इसको तोड़ना है इस प्रकार से, मतलब कि इसको तोड़ना है, 8 जो लिखा हुआ है ना इसको लिख देते हैं। 8 को देखिए तो कैसे समझाएं, इस प्रकार से, चलिए लिख देता हूँ। इसको इस प्रकार से तोड़ना है। सबसे पहले तो इसको इस प्रकार में आप लिखिएगा कि रूट में हो गया 22 प्लस 8 रूट 6 है। ठीक है ना, इसको तोड़ना है क्या ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है ना, अब चलिए इसको यहाँ पर 2 लिखेंगे, तो 2 यहाँ से निकालेंगे तो 8 को तोड़ेंगे कितना 2 गुना 4। ठीक है ना, तो देखिए रूट के बाहर कोई संख्या 4 है, तो रूट के अंदर कितना हो जाएगा, ये वर्ग हो जाएगा, तो रूट के अंदर वर्ग हो जाएगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से कि 22 प्लस 2 इंटू 6 तो ऑलरेडी रूट में है, और 4 को भी रूट में लाएंगे तो 4 4 16 और 16 गुना 6 करेंगे तो कितना 96, तो यानी कि 96 आ गया। ठीक है, अब इसको ऐसा फॉर्मेट में आपको तोड़ना है द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में कि गुना करें तो 96 आ जाए। ठीक है, और जोड़ें तो कितना आ जाए 22 आ जाए, तो 16 गुना 6 करेंगे तो आ जाएगा 16 6 96, और जोड़ रहे तो कितना 22 आ रहा है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे वर्ग निकाल देंगे, यानी कि रूट के अंदर कर देते हैं दोनों को। ठीक है, तो रूट के अंदर यदि आप कर दीजिएगा, रूट के क्या कर देंगे अंदर कर देंगे। ठीक है,
चलिए अब देखो इसको गुना करेंगे, रूट 16 गुने रूट 6 करेंगे तो 96 आ रहा है, ठीक है ना। रूट 16 गुने रूट 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा कि नहीं। अब इसको सिंपल इस प्रकार से लिख दे तो देखिए 16 का वर्गमूल कितना 4 और ये हो जाएगा कितना रूट 6 का 6 ही रह जाएगा ये, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया 4 प्लस रूट 6 जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इसे आसानी से हल करेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें सब 2 सेकंड में बनाने वाले क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन है थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते फ्रेंड है कि अवरोही क्रम में क्या करना है, भिन्न को सरियाना है। तो अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, अवरोही क्रम का मतलब होता है फ्रेंड सबसे पहले बड़ा वाला संख्या, उससे फिर छोटा, उससे फिर छोटा, उससे फिर छोटा, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो अवरोही क्रम में ध्यान रखिएगा, एक होता है आरोही, एक होता है अवरोही। तो आरोही क्रम में होता है कि 1 2 3 4 मतलब बढ़ते क्रम में जाएगा, ठीक है। और अवरोही क्रम में क्या 4 3 2 1 इस प्रकार से होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो इसको देखते हैं, हल करते हैं। कोई भी ऑप्शन उठा लीजिए, सब में संख्या तो एक ही दिया हुआ। अब इसको देखिए अवरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या पहले, ये चारों में सबसे बड़ा भिन्न कौन है वो पहले निकालना है, उसके बाद फिर बड़ा कौन है, उसके बाद बड़ा कौन है, उसके बाद बड़ा कौन है, इस प्रकार से सरियाते हुए चलना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको अब यदि भाग देंगे तो थोड़ा सा लेंदी होगा, तो इसका निकालने का एक और तरीका रहता है, क्या करना है, 2 संख्या को उठाइए और तिरछा तिरछी गुना कर दिए, जिसका मत्था यानी कि माथा ऊपर वाली जो अंक बड़ा आएगा वो संख्या बड़ा होगा। जैसे कि 11 और 13 में तुलना करेंगे तो 11 गुने 11 और 11/13 और 16/17 ये 2 भिन्न को हम उठा लिए। अब गुना करिए तिरछा तिरछी, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 17 गुना 11 कितना आएगा, देखिए 17 दहों को 170 और 17 कितना 187 आएगा, 187 और 13 गुने 16 करेंगे तो 16 तिया 48, हाथ में रहेगा 4 और 16 और 4 20, 208 हो गया। तो किसका जो अंश जो है किसका बड़ा आ रहा है, 208, यानी कि 16/17 के सामने वाला अंश जो है वो बड़ा आ रहा है। इसका मतलब है कि ये दोनों संख्या में 16/17 क्या है, बड़ा है, ठीक है ना। ये दोनों संख्या में 16/17 क्या है, बड़ा है। अब 16/17 जब बड़ा हो गया तो आपका 11/13 को तो बात खत्म हो गया। अब इसको कुछ देर के लिए हटा लेते हैं, अब ये दोनों में तुलना कर लेते हैं, ठीक है। अब ये दोनों में करेंगे तो 7 गुना 16 करेंगे तो कितना 16 7 72 से 112 और 17 गुना 6 करेंगे तो 102, यानी कि अभी भी बड़ा यही आ रहा है, यानी कि अभी तक बड़ा तो 16/17 ही आ रहा है। अभी दोनों में देखते हैं, इसमें 5/6 और 16/17 में देखते हैं तो 16 7 96 और 17 5 85, अभी भी बड़ा यही आ रहा है, यानी कि सबसे बड़ा संख्या जो है आपका आ गया कितना 16/17 आ गया, सबसे बड़ा ये हो गया, ठीक है। अब जब सबसे बड़ा आ गया तो 4 संख्या में तो आपको पता हो गया कि सबसे बड़ा आपका ये वाली हो गया। अब इसका काम खत्म। अब ये संख्या और ये संख्या को उठा लीजिए, 11/13 6/7 को तिरछा तिरछी उसी प्रकार से गुना करेंगे तो 11 से 77 और 13 6 78, अभी कौन बड़ा आ रहा है 78, यानी कि ये वाली बड़ा आ रहा है, 78 यहाँ लिखिएगा ना और 77 यहाँ लिखिएगा तो बड़ा कौन आएगा 6/7। उसी प्रकार से अब ये दोनों में गुना कर लेते हैं तो 6 6 36 और 7 5 35, कौन आएगा 36 बड़ा आएगा, यानी कि आपका 6/7 जो है वो बड़ा आएगा, यानी कि दूसरे नंबर पर आ जाएगा 6/7 आ गया, ठीक है। चलिए अब ये दोनों का भी काम हो गया। अब ये दोनों में जो बड़ा रहेगा उसको पहले लिख देंगे तो 11 6 66 और 13 5 65, कौन बड़ा आया 66, 66 कहाँ लिखेंगे यहाँ लिखेंगे 66, इसका मतलब है कि 11/13 जो है वो बड़ा है और सबसे छोटा जो संख्या हो गया आपका 5/6 हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अवरोही क्रम में हो गया, ये हो गया आपका अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में सबसे बड़ा, उसके बाद बड़ा ये है, उसके बाद सॉरी इससे छोटा ये है और इससे छोटा ये है और इससे छोटा ये, यदि आप भाग देंगे तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा, ठीक है ना। चलिए तो अब देख लीजिए ऐसा ऑप्शन कौन है 16/17 6/7 11/13 5/6, आपका ऑप्शन बी है फ्रेंड। तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो भाग देने से कम टाइम इसमें लगेगा, तो बस इसमें आपका पहाड़ा जो है वो याद होना चाहिए, ठीक है ना। पहाड़ा याद रहेगा आप आसानी से कैलकुलेशन कर लेंगे इसमें, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कि 14 व्यक्तियों का औसत जो है आपका इतना दिया हुआ है, यदि 82 75 और x कीजिए कि व्यक्ति जो है उसको 3 अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित कर लिया जाता है तो औसत वजन 0.5 बढ़ जाता है, तो x का मान क्या होगा ये निकालना है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला कंडीशन तो ये हो जाएगा आपका कि 14 गुना 76.5 और इसके साथ में कौन कौन आ रहे हैं 82 प्लस 75 प्लस 1 से बराबर हो जाएगा। तो अब व्यक्ति 3 और ऐड हो गया, 1 2 3 तो हो गया कितना 17 व्यक्ति, 17 व्यक्ति हो गया। तो एवरेज जो है वो 0.5 बढ़ जाता है, यानी कि 76 से हो जाता है, 76.5 से हो जाता है, अब 77 आ जाता है, ठीक है। बस ये जो कैलकुलेशन करना है तो 14 + 70 0 हो गया, ठीक है ना। शेष आपके हाथ में 7 रहेगा, 14 6 84 84 और 7 कितना आ जाएगा 91, शेष रहेगा 9, 14 7 कितना हो गया 14 7 98 98 और 9 98 और 9 कितना हो जाएगा 98 और 9 108 हो जाएगा, ठीक है ना 108। उसके साथ में अब 82 प्लस 75 ये भी जोड़ देना पड़ेगा। तो देखिए 82 75 जोड़ेंगे तो 5 2 7 हो गया आपका, यहाँ 5 2 7 5 2 7 और 8 7 15, ठीक है ना, यानी कि ये जुड़ जाएगा पूरा। तो आपका ये दोनों पूरा जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 7 1 8 हो गया, 7 1 8 8 5 13 के 3 हाथ में 1 है, ठीक है ना, 1 1 2
और 1 यानी 1238 आ गया। यानी कि टोटल इधर का जो योग आ गया वो आ गया आपका 1238 प्लस 1 से बराबर, अब 17 का गुना करेंगे, 17 सत्ते 19 से शेष रहेगा आपका 11, 17 सत्ते 19 से 119 और 11 कितना आ जाएगा 130। इसको घटा देंगे तो हो जाएगा, देखिए इसको 1238 को इधर घटा देंगे तो 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, उसी प्रकार से 10 में से, ठीक है ना, यानी कि बोलने का मतलब हो गया क्या कि आपका 130 में से कितना, 130 में से 123 जाएगा तो कितना बचेगा, 130 में से 123 जाएगा तो कितना बचेगा, लेकिन गलत हो रहा है लगता है, 1 मिनट तक कैलकुलेशन, गुना गलत हुआ होगा, 7 1 8 हो गया, 8 5 13, 5 2 7, ठीक है ना, 5 2 7 8 7 15, एक गुना गलत हुआ होगा शायद मेरे हिसाब से, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन गुना गलत हुआ होगा। गुना करेंगे 14 25 70, शेष रहेगा आपका 7, 14 6 84, 84 और 7 91, 91 और 9 बचेगा, ये दशमलव आ जाएगा यहाँ, 14 सत्ते 98, 98 और 9, 98 9 107 होगा जी, 107, ठीक है ना, यानी कि 1071 और ये हो जाएगा आपका 80 और 70, 150 और 157 ये हो गया, तो 7 1 8 हो जाएगा, 7 5 12 और 7 5 12 1 हाँ 1128, 7 5 12 1 1 2 हो जाएगा, 1228 होगा। ठीक है, ये 1200 क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। 1 मिनट यहाँ फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन में हो जाता है कभी कभी, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो कैलकुलेशन के लिए इसलिए अपन को फास्ट करना पड़ेगा कैलकुलेशन। तो 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचा, 1 बचेगा, और 130 में से 162 जाएगा तो कितना 8 बचेगा। तो x का जो वैल्यू हो गया फ्रेंड कितना 81 हो गया, जो कि आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे हल कर लेंगे, आप कैलकुलेशन आसानी से कर ले सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन में कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं, उसके लिए तनाव नहीं लेना। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 8 कि इतना से यानी 16.7/8 से अधिक बड़ा है, तो निम्न में कौन जो है इससे बड़ा है ये बताना। ठीक है, तो देखिए 16 तो आपका यह ही 7/8 में भाग देंगे तो दशमलव हो जाएगा, 0 बैठेगा तो हो जाएगा कितना 8 से 7 56, 8 64, 64 फिर 6 बचेगा, फिर 0 बैठाएंगे तो 8 7 56, यानी कि 16.87 से बड़ा कौन सा ऑप्शन है ये चूज करना है। देखिए ना, तो 16 से देखिए 16 तो ये भी है, 16 भी है, 16 भी है, 15 है, तो ऑप्शन डी तो आपका कट गया। 87, ठीक है ना, ये 85 है, 16.85 है तो ये भी नहीं होगा, 16.89 है और ये 65 है तो ये भी नहीं होगा, आपका ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आसान था, इसे भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, तो आपका इसे संख्या दिया हुआ है, बोला है 8 और 6 का स्थानीय मानों का जो अंतर होगा वो कितना होगा ये बताना। ठीक है ना, तो 8 का स्थानीय मान देखिए कितना, 8 के बाद कितना 1 2 3 4 अंक है, तो 8 पर आपका 4 शून्य, 1 2 3 4 शून्य। 6 का स्थानीय मान के बाद कितने होगा 1 2 3, तो 6 पर कितने हो जाएगा, 6 पर आपका 3 शून्य 1 2 3, इसको घटा देंगे 0 0 0 और 80 में से 6 जाएगा तो कितना 74, तो 74 पर 3 शून्य हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये स्थानीय मान है निकालना। ठीक है, चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। बोला ये संख्या दिया हुआ है 84 B 78 11 से विभाजित है तो B का मान क्या होगा ये बताना। ठीक है, तो 11 से विभाजता का नियम आपको पता होना चाहिए। जैसे भी 11 का विभाजता का जो नियम होता है क्या होता है, 8 4 B दिया हुआ है, ठीक है ना, B 7 8 दिया हुआ है, तो इसमें जो ये संख्या लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसका जो अंक लिखा हुआ है इसमें सम और विषम, ठीक है ना, ये हो गया देखिए ये सम और विषम, यानी कि ये जो संख्या लिखा हुआ है, ठीक है, ये हो गया सम और विषम। तो सम और विषम का जो अंतर है ना वो आपको या तो 11 से विभाजित हो जाए या तो फिर दोनों का जो अंतर है वो 0 आ जाए। ठीक है ना, तो देखिए जैसे ये आपका 8 हो गया, फिर B है, फिर 8 है, तो 8 और 8 16 प्लस B, और ये वाली संख्या जो बचा इसका यदि जोड़ते हैं तो कितना आता है 7 4 11 आएगा, कितना आएगा 11 आएगा। तो देखिए 16 और 11, यानी कि हम क्या करें कि या तो 0 आ जाए, ठीक है ना, दोनों का डिफरेंस जो है या तो 0 आ जाए, बाई ऑप्शन रख दे सकते हैं आप, आसानी से ऑप्शन रख दीजिए, या फिर दोनों का जो डिफरेंस करें यानी कि ये संख्या और ये संख्या का तो क्या आ जाए 11 से विभाजित होने वाली संख्या आ जाए। देखिए तो यदि हम 4 रखते हैं तो 16 और 4 कितना आएगा 20, 20 में से 11 को घटाइएगा तो कितना आएगा 9, तो 11 से विभाजित नहीं है ये। देखिए यदि 6 रखेंगे तो आ जाएगा कितना 16 और 6 22, 22 में से आप 11 को घटाइएगा तो डिफरेंस कितने का आएगा 11 का। ये जो डिफरेंस आ रहा है ये भी 11 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब है कि पूरी संख्या जो है क्या होगा, जब B का मान 6 रखेंगे तो 11 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो 11 का विभाजता का नियम ये होता है, इसे भी ध्यान रखेगा, तो ऑप्शन बी जो है फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ मैथ का क्वेश्चन जो है वो 10 दिया था, इसके बाद आप जीके का क्वेश्चन दिया, तो जीके का क्वेश्चन भी आप देख लेते हैं। क्वेश्चन 11 नंबर देखिए है, निम्नलिखित में से
किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था ये बताना है, ठीक है ना। तो भारत के उपराष्ट्रपति के जो पद है वो कौन कौन संभाले हैं ये बताना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 1 और 4। 1 और 4 का कहने का मतलब है मोहम्मद हिदायतुल्ला और शंकर दयाल शर्मा, जो कि ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। ये दोनों के द्वारा उपराष्ट्रपति के पद जो है वो संभाला गया है भारत का, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। ये जो मोहम्मद हिदायतुल्ला जी हैं, ठीक है ना, मोहम्मद हिदायतुल्ला, ये उनका कार्यकाल जो रहा था कब से कब तक रहा था, 1979, ठीक है ना, 1979 से लेकर के 1984 तक इनका कार्यकाल रहा था उपराष्ट्रपति का, तो इसे भी ध्यान रखेगा। और शंकर दयाल शर्मा जो है, इनका कार्यकाल जो है फ्रेंड वो रहा था 1987 से लेकर के 1992 तक, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट को ध्यान में रखेगा। संविधान के अनुच्छेद 63 में बताया गया कि भारत में क्या होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है ना। तो 63 के अनुसार भारत में उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान बताएगा फ्रेंड वो कितना में, अनुच्छेद 63 में बताएगा, ठीक है ना। अनुच्छेद 63 में, इसे भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान में रखना है। और भारत में जो उपराष्ट्रपति का प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया, तो USA के संविधान से। कहाँ के, USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखेगा। अभी वर्तमान में भारत के प्रेसिडेंट कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना। और आज़ादी के भारत की आज़ादी के बाद जन्म लेने वाली ये प्रेसिडेंट बनी है। तो इसे भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, आप क्वेश्चन पढ़िएगा ना तो आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम इसमें बताते हुए चलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन एक पढ़ेंगे लेकिन उसमें बहुत सारा पॉइंट बताएंगे, तो आपको क्या होगा कि उसमें रिवीजन भी आपका हो जाएगा। रिवीजन के साथ साथ में आपका है क्या कि आपका सेट प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए अपन इस प्रकार से सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से नहीं पढ़ना है कि बस क्वेश्चन पढ़ें, आंसर पढ़ें और जा रहे हैं पढ़ते हुए, तो उससे कुछ होना जाना नहीं है दोस्त, ठीक है ना। रिजल्ट लेना है तो आपको इस प्रकार से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, बाकी यदि आपको लगता है कि आप लोग मैथ खुद बना सकते हैं, रीजनिंग खुद बना सकते हैं, हम स्किप कर देंगे, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन बनाने से ये होता है ना कि आप लोग को ये नहीं लगेगा कि कोई अधूरा सेट हम बता रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए हम सोच रहे हैं कि फुल सेट कर रहे हैं इस प्रकार से कि ताकि मज़ा आए डिस्कशन करने में भी, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है 12 नंबर फ्रेंड, कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है ये बताना, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, सही जो आंसर होगा फ्रेंड ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी कहने का मतलब अनुच्छेद 61 में बताया गया है कि यदि कोई राष्ट्रपति जो है भारत के, ठीक है ना, और संविधान के वो क्या कर रहे हैं, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं या संविधान के अतिक्रमण कर रहे हैं, तो उनके द्वारा क्या होगा, महाभियोग चलाया जाएगा और महाभियोग के द्वारा ही उनको हटाया जाएगा, ठीक है ना। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखेगा। महाभियोग का जो प्रस्ताव होता है फ्रेंड ये किसके द्वारा चलाया जाता है, तो संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा होते हैं और राज्यसभा होते हैं, ठीक है ना। लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, ठीक है ना। राज्यसभा होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा होता है। तो दोनों में से कोई भी सदन के द्वारा यह जो प्रस्ताव है वो चलाया जा सकता है या शुरुआत किया जा सकता है। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इस प्रस्ताव यानी कि महाभियोग का जो प्रस्ताव लाया जाएगा संसद में, तो उनसे 14 दिन पहले जो है वो राष्ट्रपति को क्या करेंगे, सूचना दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसे ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। एक अनुच्छेद आप 74 भी ध्यान रखेगा। 74 नंबर जो अनुच्छेद है इसका संबंध है किससे, मंत्रिपरिषद से। इसमें मंत्रिपरिषद का क्या है कि राष्ट्रपति को सहायता करने के लिए यानी मदद करने के लिए आपको एक मंत्रिपरिषद दिया गया है, जिसका प्रधान कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका जो शक्ति होता है वो राष्ट्रपति में निहित होता है। किसमें होता है, राष्ट्रपति में निहित होता है। अनुच्छेद 53 के तहत बताया गया कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित होता है, तो प्रेसिडेंट के अंतर्गत आता है। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सभी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 13 के बारे में आपको पता है कि यह मूल अधिकार से संबंधित है, ठीक है। चलिए, मूल अधिकार जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भंग किया जा सकता है, ठीक है ना। लोकसभा को उसके कार्यकाल के पूर्व यानी कि पहले भंग किया जा सकता है। तो किसके इच्छानुसार किया जा सकता है ये बताना है, ठीक है। चलिए, सही जो आंसर होगा क्या होगा, सही आंसर होगा फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, ठीक है ना। मंत्रिपरिषद सलाह देगा कि आप क्या करें, लोकसभा को भंग कर दीजिए, तो उस पर वो भंग कर देंगे, ठीक है ना। कौन, राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन भंग कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। और ये अनुच्छेद कितना है, ये अनुच्छेद में जो भंग होगा ये अनुच्छेद 85 2 के खामे, ठीक है ना। अनुच्छेद 85 यानी 85 के 2 के खामे के द्वारा यह जो है वो लोकसभा को विघटन किया जाता है। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। कौन कब होता है, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। यदि लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया हो, ठीक है ना,
या फिर यदि राष्ट्रपति किसी विशेष कारण से कार्यकाल पूरा होने के पहले लोकसभा को विघटित करने का निर्णय करे। तो दोनों कारण हो सकता है, बहुत सारे कारण होता है, तो इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे एक में जो ध्यान रखना है कि लोकसभा का जो गठन है फ्रेंड, ठीक है ना, संविधान में जो लोकसभा का गठन है, ठीक है ना, लोकसभा का जो गठन है वो अनुच्छेद कितना में, तो ये अनुच्छेद आपका 81 में आता है, ठीक है ना। भारत में एक लोकसभा होगा, इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 81 में बताया गया है, ठीक है ना। तो इसे भी आप लोग ध्यान में जरूर रखेगा। प्रेसिडेंट बनने के लिए यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए आपको पता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, जब वहीं प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा की जितना आयु होता है, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए जितना आयु होता है, जैसे 25 वर्ष होता है उतना ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसे आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है ये बताना, ठीक है ना। तो प्राक्कलन समिति का जो सदस्य होते हैं उसके कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्ष का होता है। सही जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन ए बी, यानी कि 1 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए होता है, ठीक है ना। प्राक्कलन समिति में टोटल जो सदस्य होते हैं फ्रेंड, टोटल जो सदस्यों की संख्या होता है वो कितना होता है? 30 होता है। और सभी के सभी सदस्य होते हैं कहाँ के होते हैं? लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा के इसमें सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखेगा। प्राक्कलन समिति जो कि सबसे बड़ी संसदीय समिति है, प्राक्कलन समिति क्या है? तो सबसे बड़ी संसदीय समिति है, तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है ना। लोकसभा लोक लेखा समिति जो है वो क्या है? तो लघु लोकसभाविद समिति भी है, तो इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। हालांकि प्राक्कलन समिति याद रखिए अभी, ठीक है ना। आगे आने वाले जो टाइम रहेगा उसमें क्वेश्चन बनेगा तो उसमें भी आपका प्रोविजन बताया जाएगा, मतलब कि जो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट टाइप बनेंगे वो आपको बताते हुए चलेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं ये बताना, ठीक है ना। यानी कि लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, तो निम्न में से वैसा ये चारों में से कौन सा राज्य है ये बताना है। सही जो आंसर होगा क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा आपका त्रिपुरा, ठीक है ना। तो त्रिपुरा में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? 2 है, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। बाकी आपका मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम ये सभी में क्या है? तो सभी में लोकसभा की 1 सदस्य की सीटों की संख्या है, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखेगा। सबसे अधिक कहाँ है? लोकसभा की सबसे अधिक सीटों की संख्या कहाँ है? तो सबसे अधिक आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, कितना? 80 देखने को मिल जाएगा, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी आप लोग ध्यान में रखेगा कि त्रिपुरा जो राज्य फ्रेंड इसका पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो 1972 में। कब मिला? 1972 यानी कि 1972 में, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखेगा। 3 ओर से या बांग्लादेश से या त्रिपुरा जो है क्या बांग्लादेश से घिरा हुआ, ठीक है ना। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ, बाकी आपका असम और मिजोरम से इसकी सीमा लगता है जो इंडियन स्टेट है, तो इसे भी ध्यान में रख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से, ठीक है ना, कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है ये बताना। बहुत बार क्वेश्चन बना है ये, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। सही आंसर होगा फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 40, ठीक है ना। चलिए 1 मिनट, अनुच्छेद 40 जो कि ऑप्शन बी जो है फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो अनुच्छेद 40 में बताया गया कि संविधान में क्या होगा? पंचायती जो राज्य है उसका पंचायती जो राज्य है ना उसको संगठित करने का अधिकार दिया गया सरकार को, ठीक है ना, ग्राम पंचायत को संगठन करने का, ठीक है। तो इसे भी आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। और संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243 के न तक पंचायत से संबंधित जो प्रावधान है उसको उल्लेख किया गया, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट क्या है कि भारतीय पंचायती राज की जो व्यवस्था है या उसका उद्घाटन जो है वो JL नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर, ठीक है ना, 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है ना। 2 अक्टूबर जो महात्मा गांधी का जन्मदिन है इसी दिन किया गया था 1959 में। कहाँ? नागौर राजस्थान। कहाँ पर? नागौर राजस्थान में, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप इसे ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 32 है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है अनुच्छेद 32 को ही। और ये बात जो कहा गया था वो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा कहा गया था, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान में रखेगा। अनुच्छेद 48 के बारे में पता है फ्रेंड कि कृषि और पशुपालन वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग का प्रावधान करता है अनुच्छेद 48 में, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। कृषि और पशुपालन से संबंधित है, अनुच्छेद 48 है। और अनुच्छेद 51 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और
और सुरक्षा के बारे में प्रावधान करता है। यानी कि भारत जो देश है, भारतीय संविधान है, उस संविधान में लिखा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल रूप में यानी कि इंटरनेशनल रूप से देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में भी आपको शांति फैलाना है, नहीं कि मतलब हल्ला गुल्ला मतलब नहीं मचाना है, ठीक है ना। यानी कि इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में भी आपको हिस्सा लेना है, यानी कि भाग लेना उसमें, ठीक है। तो अनुच्छेद 51 में कहा गया, बहुत बार क्वेश्चन ये बना हुआ तो इसे भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि संविधान के, ठीक है ना, संविधान में किस न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है, ये बताना है। तो सही जो आंसर होगा फ्रेंड क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा आपका भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है ना, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, जो कि ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा, संविधान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होता है वो अनुच्छेद 127 में होता है। किसके अंतर्गत होता है, अनुच्छेद 127 यानी 127 के अंतर्गत होता है। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। भारत में जो सर्वोच्च है वो कौन है, तो सर्वोच्च जो है वो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसका हेड क्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा, हेड क्वार्टर क्या, सुप्रीम कोर्ट तो आपको नई दिल्ली में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी वर्तमान में जो भारत के सुप्रीम कोर्ट है उसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, एक बार सर्च कीजिएगा और बताइएगा। कभी वर्तमान में बहुत फेमस व्यक्ति हैं और बहुत ही थोड़ा सा न्यूज़ में भी रहते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग एक बार सर्च कीजिएगा, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। बाकी आपको बता देंगे बाद की वीडियो में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, ठीक है। एक पॉइंट ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान के संरक्षक के रूप में किसे जाना जाता है, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान के संरक्षक के रूप में किसे जाना जाता है, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को जाना जाता है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। नव युवकों के द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में, तो कब किया गया था ये बताना है, ठीक है ना। तो 18 वर्ष आयु कर दिया गया मताधिकार के लिए, तो उसका प्रयोग पहली बार कब हुआ ये बताइए। तो सही जो आंसर होगा फ्रेंड कब होगा, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1989 में हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में रखिएगा। इससे पहले कितना था, तो इससे पहले जो था उम्र फ्रेंड वो था वोटिंग करने के लिए 21 वर्ष था, लेकिन 61वां संविधान संशोधन आपको ध्यान में रखना है कि इससे संबंधित है 61वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। 61वां संविधान संशोधन हुआ जो कि 1989 में हुआ, 1989 में हुआ। और इसमें जो वोटिंग करने का जो एज कर दिया गया फ्रेंड वो 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। तो इस प्रकार से अब 18 वर्ष वर्तमान में भी चल रहा है, ठीक है ना। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर कि लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर अपने कास्टिंग वोट, यानी कि जो इंपॉर्टेंट मत रहता है, कास्टिंग वोट करने का मतलब होगा जो निर्णायक वोट जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है ना, निर्णायक वोट का प्रयोग केवल करते हैं, यानी कब करते हैं ये बताना, ठीक है ना। तो कास्टिंग वोट का प्रयोग जो है वो लोकसभा स्पीकर कब करते हैं ये बताना है। तो सही जो आंसर होगा ये क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा फ्रेंड आपका जब वोट जो है वो क्या होता है बराबर होने के नाते टाई हो जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि जब वोटिंग जो है वो टाई हो जाता है, यानी कि 2 वोट इधर और 2 वोट इधर से भी कोई मुद्दा पर पड़ गया, तो यहाँ पर अब जो इसका डिसाइड करेगा वो कौन करेगा, तो कास्टिंग वोट लोकसभा स्पीकर के द्वारा, यानी कि निर्णायक मत जो है वो दिया जाएगा। जिधर भी दे देंगे यानी कि जिसके पक्ष में दे देंगे वो पक्ष जीतेगा, सिंपल सी है, ठीक है ना। तो ये होता है, इसी को कास्टिंग वोट बोला जाता है, निर्णायक वोट बोला जाता है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए लोकसभा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी आपको पता होना चाहिए। लोकसभा जिसे भारत में क्या बोलते हैं, निचली सदन बोला जाता है लोकसभा को, वहीं राज्यसभा को बोला जाता है क्या, राज्यसभा को ऊपरी सदन बोला जाता है फ्रेंड, ठीक है ना। लोकसभा का जो क्या बोलते हैं मुखिया होता है वो कौन होता है, तो लोकसभा का जो मुखिया होता है उसे प्रधानमंत्री बोलते हैं। और राज्यसभा के जो होते हैं मेन कौन होते हैं, तो जो अध्यक्ष होते हैं, तो अध्यक्ष जो होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति का पद जो है वो अमेरिकी संविधान से लिया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्र जो होना चाहिए कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, वहीं राष्ट्रपति बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होना चाहिए। राज्यसभा की जो सदस्यता है इसके लिए भी 30 वर्ष चाहिए, और जो लोकसभा है उसकी सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष उम्र चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। लोकसभा का जो गठन होता है वो अनुच्छेद कितना में होता है, अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा का गठन किया जाता है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। लोकसभा में जो संयुक्त बैठक होता है फ्रेंड, उस संयुक्त बैठक जो बुलाता है वो कौन बुलाता है, तो संयुक्त बैठक जो है वो बुलाता कौन है, तो संयुक्त बैठक जो होता है लोकसभा और राज्यसभा का जो संयुक्त बैठक होता है उसको बुलाने का काम जो करते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, लेकिन वहीं अध्यक्षता करने का काम जो करते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। कोई विधेयक यदि धन विधेयक होता है तो केवल और केवल लोकसभा में यदि पास हो जाता है तो राज्यसभा में सिर्फ उसका
फॉर्मेलिटी के लिए ही भेजा जाता है, उसका कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है ना। यानी कि सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कोई विधेयक यदि धन विधेयक है यानी कि मनी बिल है तो उसमें लोकसभा का इंपॉर्टेंट रहता है, लोकसभा इंपॉर्टेंट है यानी कि वहाँ पर लोकसभा जो वो मजबूत रखता है यानी कि मजबूत है, ठीक है ना, यानी कि भारी पड़ता है राज्यसभा के ऊपर में, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो जितने भी पॉइंट आएगा सभी को रिकॉल करते हुए चलिए, क्वेश्चन यहीं से बनता है और ऐसे ऐसे अपन यदि इस प्रकार से सेट प्रैक्टिस यदि मान के चलते हैं कि अभी से यदि करना शुरू कर दिए और एग्जाम आते आते, ठीक है ना, अपन को टारगेट है 120, ठीक है ना, कम से कम 120 नंबर आपके होने चाहिए। उसके लिए आपको जीके और जीए जो है वो मजबूत होना चाहिए, साथ में मैथ रीजनिंग तो होना ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैथ रीजनिंग तो चलिए प्रैक्टिस करते रहेंगे, लेकिन जीके जीए जो होता है क्या कि दिमाग से उड़ने लगता है, ठीक है ना। इसलिए अपन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, बोलते हुए चलेंगे, आप लोग भी रिविजन करते हुए चलिए, उतना ही ज़्यादा बेहतर साबित होगा आपके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं फ्रेंड कि एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी निम्न में से कौन सी है ये बताना, ठीक है ना। तो एंडीज पर्वतमाला की जो सर्वोच्च चोटी है उसका जो सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है ये बताना है। सही जो आंसर होगा क्या होगा, एंकाकागुआ, ठीक है ना, एंकाकागुआ जो कि ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा फ्रेंड। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, एंकाकागुआ, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए एंडीज पर्वतमाला जो है यह क्या है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, ठीक है ना। विश्व की सबसे क्या है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला बोले तो कौन है, तो विश्व की सबसे क्या है लंबी, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है, तो एंडीज पर्वतमाला। और उसी का जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन है, एंकाकागुआ है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो कि आपको प्रशांत महासागर प्लेट और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट के टक्कर से फलस्वरूप महाद्वीप में क्या बना था, ये बना है, यानी कि इसका विकास हुआ है। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। एंडीज पर्वतमाला जो कि दक्षिण अमेरिका जो थी क्या बोलते हैं महाद्वीप है ना, वहाँ पर पाया जाता है, ठीक है ना। उसे ध्यान में रखना है। एक रॉकी होता है, ठीक है ना, एक रॉकी पर्वतमाला है, ठीक है ना, और एक एंडीज है, ठीक है ना, एंडीज। तो एंडीज जो पर्वतमाला फ्रेंड ये आपको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ेगा, दक्षिण अमेरिका, ठीक है ना, दक्षिण अमेरिका में पड़ेगा। और ये जो रॉकी है ना, रॉकी कहाँ पड़ेगा, तो ये उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, उत्तरी अमेरिका का है, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान में रखें, क्वेश्चन यहाँ से भी कंफ्यूज होता है, तो ध्यान रखना। देखिए हम ध्यान किस में रखें कि एंडीज, ठीक है ना, दक्षिण अमेरिका में क्या आता है, देखिए हम एक ही से याद रखें, रॉकी, रॉकी लिखते हैं तो क्या जो है वो इधर से उड़ाते हैं, ठीक है ना, इधर से इसे उड़ा रहे हैं, और उत्तरी भी जो है वो इधर से उड़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो रॉकी उत्तरी हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हम इसे ध्यान में रखे हुए हैं, ठीक है ना। या फिर रा और रा इसमें भी मिल रहा है, तो इससे भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई एक छोटा सा भी ट्रिक इसमें बना लेंगे ना, तो कन्फ्यूजन जो है वो कहीं कहीं जहाँ पर जैसे एग्जाम देते हैं ना, तो माइंड फ्रेश में रहता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो लॉजिक रहता है ना वो काम आ जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से जहाँ थोड़ा सा लॉजिक मिलेगा ना वहाँ थोड़ा सा ढूंढ भी लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है उसे, ठीक है ना। चलिए तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसकी जो चोटी है फ्रेंड एंडीज पर्वतमाला की एंकाकागुआ जो चोटी है, इसकी जो ऊंचाई है वो टोटल कितना है ये भी ध्यान में रखेगा, 6,960 मीटर की ऊंचाई पर है। तो इसकी जो चोटी है एंकाकागुआ, इसे भी ध्यान में रखना। और चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर यह अवस्थित है, चिली और अर्जेंटीना, ठीक है ना, चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। तो चिली और अर्जेंटीना की जो राजधानी है या कैपिटल है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। तो चिली और कहाँ बोले भुला गए, चिली और आपका अर्जेंटीना, ठीक है ना, चिली और अर्जेंटीना का आप लोग कैपिटल का नाम बताना, ठीक है ना। गूगल में सर्च करके आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 21। क्वेश्चन नंबर 21 में अच्छा क्वेश्चन ये भी है, ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक है ना। ग्रेट बैरियर रीफ जो है फ्रेंड वो क्या है ये बताना, ठीक है ना। तो ग्रेट बैरियर रीफ क्या, ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में आप लोग सुने भी होंगे, बहुत बार नाम भी सुने होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है। क्या है, तो एक प्रवाल भित्ति है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है, ठीक है ना। और इसको ही बोलते हैं क्या, ग्रेट बैरियर रीफ को ही पानी का बगीचा भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, पानी का बगीचा, ठीक है ना, पानी का बगीचा भी बोला जाता है, पानी का बगीचा बोलते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखें, कभी क्वेश्चन बन जाएगा पानी का बगीचा किसे कहते हैं, तो ग्रेट बैरियर रीफ को कहते हैं, ठीक है। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए ये आपको कहाँ मिलेगा, तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया के पास आपको देखने को मिल जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के पास जो है ना वहीं पर देखने को मिल जाता है। और इसकी जो टोटल लंबाई है ये विश्व की प्रसिद्ध है, ठीक है ना, ये विश्व में पूरे वर्ल्ड में फेमस है गुरु, तो ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और इसकी लंबाई जो है टोटल कितना है, तो 2000 मीटर है, 2000 किलोमीटर है जी, 2000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो इसमें आप लोग ध्यान में रखेगा। और ये जो प्रवाल भित्ति होता है ना,
इसमें आपको कैल्शियम युक्त चट्टान मिलता है। क्या मिलता है? कैल्शियम युक्त, यानी कि कैल्शियम की मात्रा जो है चट्टान में पाया जाता है, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे। प्रवाल जो है जिसे मूंगा या कोरल भी कहते हैं, ठीक है ना। प्रवाल को क्या बोलते हैं? मूंगा या फिर कोरल भी बोला जाता है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना, ठीक है ना। कोरल का विकास सर्वप्रथम जो है वो कौन सी युग में हुआ था? कैम्ब्रियन युग में। कौन से युग में? कैम्ब्रियन युग, ठीक है। तो ये भी पॉइंट बनता है, इसमें हालांकि क्वेश्चन बनेगा नहीं, लेकिन बन जाएगा तो क्या करेगा, ठीक है। तो अपन लोग थोड़ा सा करते हुए रिवीजन करते हुए चलते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग लाइक और शेयर करिएगा, बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि हम पूरे 150 क्वेश्चन को इकट्ठा करें ना तो लगभग 4 घंटे की वीडियो बनेंगे ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा अपन सोचते हैं कि चलो हो गया, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए 50-50 क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन इसी प्रकार आप एक बार में कर सकते हैं, आप करिए एक बार 1.5 घंटा 2 घंटा टाइम लेकर के एक बार पूरा मार लीजिए, फिर आप वीडियो देखिए, सोल्यूशन कीजिए, उस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वायुदाब सबसे कम होता है, ठीक है ना। तो वायुदाब जो है वो सबसे कम कहाँ पर होता है फ्रेंड, ये बताना है। सही जो आंसर होगा ये हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है ना। यानी कि गर्मी के मौसम में वायुदाब जो है वो कम होता है, ठीक है ना। तो कम क्यों होता है ये भी पता होना चाहिए। देखिए कम होने का कारण क्या वायुदाब का, कि जब मौसम गर्म होता है तो तापमान जो है वो क्या होता है, घट जाता है, ठीक है ना। दबाव जो है वो कम जाता है। मौसम गर्मी के मौसम में हवा का जो दबाव है वो क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि तापमान जो है वो गर्म हो जाता है। तापमान गर्म होगा तो क्या होगा, दबाव जो है वो कम हो जाता है। तो इस प्रकार से इसे ध्यान में रखना है, ठीक है ना। वायुदाब को मापने के लिए वायु दाब मापी यंत्र का प्रयोग करते हैं, जिसको अपन बैरोमीटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैरोमीटर बोलते हैं, ठीक है ना। वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का यूज किया जाता है। इसे हिंदी में वायु दाब मापी भी बोलते हैं, तो इसे भी ध्यान में रखेगा। वायु दाब सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो सबसे अधिक जो होगा फ्रेंड ये सागर के तल पर। कहाँ पर होगा? सागर के तल पर सबसे अधिक होता है वायु दाब, यानी कि सागर के किनारे बोला जाए तो, ठीक है ना। तो वहाँ पर अधिक होता है, तो ध्यान रखना। वायुदाब मापते हैं किसमें? तो वायुदाब जो मापते हैं फ्रेंड वो मिली बार में, किसमें? मिली बार में मापते हैं। और इसी का जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है, यानी कि इंटरनेशनल जो यूनिट है वो क्या है? पास्कल है। क्या है? पास्कल है। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखेगा, ठीक है ना। वायुदाब को बोलते हैं ना पास्कल, तो इसी प्रकार से ध्यान में रखना। तो वायुदाब को 2 प्रकार से विभाजित किया है, एक तो उच्च वायुदाब प्रणाली होता है, एक निम्न वायुदाब प्रणाली होता है, बस 2 ही होता है, ठीक है ना। तो इसे बस इतना ही पॉइंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में फ्रेंड, कि जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है ये बताना, ठीक है ना। तो जोजिला जो दर्रा है फ्रेंड वो किसको जोड़ता है? सही जो आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? लेह एवं श्रीनगर को जोड़ता है। कौन? जोजिला दर्रा है वो, ठीक है ना। तो ध्यान में रखना, लेह के साथ में श्रीनगर को यह जोड़ने का काम करता है, ठीक है। और ये जो किनारे में यानी कि रोड बॉर्डर के जो एरिया बनता है ना, जो बॉर्डर एरिया रहता है ना इंडिया में, जो बॉर्डर एरिया जितने भी हैं उसके आसपास जो रोड है उसको विकास कौन करता है? तो उसके विकास जो है वो BRO करता है, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करता है, ठीक है ना। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं सीमा सड़क संगठन, ठीक है ना। तो और इसकी जो स्थापना है वो कब हुआ था? इसकी स्थापना जो है फ्रेंड हुआ था 1960 ईस्वी में किया गया था। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है ना। और सड़क यानी कि इंडिया का जो सड़क है, जो बॉर्डर के आसपास जितने भी पड़ते हैं सड़क, उसके देखभाल रख रखाव करने का जो काम करता है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ही करता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करता है। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा, BRO, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में रखना है आप लोग को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा 24 में। देखिए है सुमेलित 1 में दिया हुआ, सूची 1 में दिया झील का नाम, सूची 2 में दिया अवस्थिति, यानी कि वो कहाँ पर स्थित है ये बताना, ठीक है। चलिए तो अष्टमुडी जो झील है वो कहाँ पर स्थित है? अष्टमुडी झील आपको केरल में देखने को मिलेगा, यानी ए का दूसरा हो गया। ए का क्या हो गया? एक आपका दूसरा हो गया। पुलिकट कहाँ होता है? पुलिकट जो है आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, यानी कि बी का जो हो गया वो तीसरा हो गया। बी का क्या हो गया? तीसरा हो गया। रूपकुंड या सूरजकुंड जो है वो कहाँ, रूपकुंड कहाँ पर है? तो रूपकुंड जो है फ्रेंड आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, यानी कि आपका सी का हो गया चौथा। और सूरजकुंड जो है आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा, यानी कि डी का हो गया पहला। यानी कि इस प्रकार से आपका ये सुमेलित हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ए का दूसरा किस में है? ए का दूसरा सिर्फ बी में ही है, यानी कि आप एक भी यहाँ पर आप जान रहे हैं कि अष्टमुडी झील कहाँ है केरल में, तो आप हल कर लेंगे। बी का कितना है? बी का आपका तीसरा था, तो बी का तीसरा देखिए एक ही में, यानी कि आप यदि पुलिकट भी जान रहे हैं कि पुलिकट झील तमिलनाडु में, तो भी आप इसे हल कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो ये जरूरी नहीं है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा ना सूची वाले या फिर मिलान करने वाला, तो इसमें आप देखिएगा यदि आपको एक भी आ रहा है तो आप इसे हल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कि चारों को मिलाना है, पहले एक का मिला लेंगे। अष्टमुडी आपको कहाँ? केरल में। तो देखते हैं ए का तीसरा किस में, तो ए का तीसरा आपको देखिए किस में है, ए का दूसरा। तो ए का दूसरा देखिए किस में है? ऑप्शन बी में है, और बाकी कहीं है ही नहीं ए में दूसरा, तो यही से आंसर, आगे बढ़ना ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कॉमन सेंस भी लगाना है, और ये कॉमन सेंस कैसे आता है? तो ये आता है प्रैक्टिस करने से, ठीक है ना। इसलिए अपन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि भारत में सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है वो कौन सी है? तो आपको पता है कि चिल्का झील है, जो कि आपको कहाँ मिलेगा? उड़ीसा में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और यह
एक राजस्थान में इंपॉर्टेंट आता है डिंडवाना झील, सांबर झील, ये सभी के सभी जो है वो कहाँ पर आपको मिलेगा, तो ये सभी आपको मिलेगा राजस्थान में, आपको देखने को मिल जाएगा। कहाँ पर? राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए 1 मिनट रुकिए, तो थोड़ा सा रुक गया लगता है। डिंडवाना झील वगैरह इसमें कहाँ मिलेगा आपको? डिंडवाना हो गया, सांभर झील हो गया, ये सभी आपको कहाँ मिलेगा? तो ये सभी आपको राजस्थान में देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। तो इसको पॉइंट है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 25 नंबर देखते हैं। अभी तक 25 क्वेश्चन ही हुआ, ठीक है ना, कितना देर हो गया। चलिए जब पढ़ने लगते हैं तो फिर मूड बन जाता है, नहीं। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, ये बताना है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो फ्रेंड वो कौन सी नदी पर है? सही आंसर हो जाएगा आपका सतलज नदी, जो कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो ध्यान में रखना है कि भाखड़ा नांगल जो है वो कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर यह बनाया गया है, और यह देश का सबसे बड़ा परियोजना है। भाखड़ा नांगल जो परियोजना है क्या है? देश की सबसे बड़ी, ठीक है ना, सबसे बड़ी परियोजना जो है वो कौन सी है? तो यही है भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक है ना, ध्यान में रखना है। इस पर निर्मित विश्व के सबसे ऊंचे गुरुत्वीय बांध है, ठीक है ना। चलिए कुछ पॉइंट है ये भी ध्यान में रखना कि इस परियोजना से दिल्ली, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, ठीक है ना, राजस्थान सभी के सभी जो है वो लाभान्वित होते हैं। किससे? तो ये भाखड़ा नांगल जो परियोजना है ना, इससे, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान में रखना है। कौन कौन से स्टेट? तो आपको दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये सभी जगह यहाँ से पानी जाता है भाखड़ा नांगल परियोजना के थ्रू। तो ये सभी जो है वो लाभ होता है सभी स्टेट को, ठीक है ना। तो ध्यान में रखिएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। कोसी नदी के बारे में पता है आपको कि बहुत ही खतरनाक नदी है, बिहार की शोक जिसको बोला जाता है, ठीक है ना। बिहार को शोक बोला जाता है किसको? कोसी नदी को, जो कि हमेशा बाढ़ लाने का काम करती है ये, ठीक है। ये कोसी नदी जो है क्या है? तो कोसी नदी आपको पता है फ्रेंड कि ये गंगा की सहायक नदी है, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जो परियोजना है उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे झेलम नदी पर एक परियोजना जिसका नाम है उरी परियोजना, ठीक है ना। उरी परियोजना जो कहाँ मिलेगा आपको? उरी परियोजना जो है आपको कौन सी? झेलम नदी पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से ब्यास नदी पर आपको देखने को मिलेगा पोंग परियोजना, ठीक है ना, पोंग, ठीक है ना। पोंग परियोजना जो है, या पोंग बांध, कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है कि पोंग बांध कौन सी नदी पर है? तो ब्यास नदी पर है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेगा। उसी प्रकार से उकाई परियोजना, ठीक है ना, उकाई परियोजना जो है आपको ताप्ती नदी पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तिलैया परियोजना जो कि बराकर नदी पर, तिलैया परियोजना कहाँ मिलेगा फ्रेंड? ये बराकर नदी पर आपको देखने को मिल जाएगा। बाणसागर जो डैम है, ठीक है ना, बाणसागर डैम, ठीक है ना, इसके बारे में आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ क्या। बाणसागर डैम जो है आपको सोन नदी पर देखने को मिल जाएगा। और बाणसागर जहाँ हम रह रहे हैं वर्तमान में यहीं पर है, ठीक है ना। हम लोग बाणसागर मन नहीं लगता तो बाणसागर घूमने चले जाते थे, ठीक है। तो अभी वर्तमान में यहाँ से, अब तो वहाँ से थोड़ा सा ट्रांसफर हो गए हैं, लेकिन पहले जहाँ रहते थे वहाँ से मात्र 20 किलोमीटर था, तो हम लोग को मन नहीं लगता तो बाइक उठाते थे, बाणसागर घूमने के लिए चले जाते हैं, ठीक है। तो अच्छा खासा बहुत बड़ा बांध है, तो देखने में अच्छा लगता है, अच्छा खासा बांध है। लेकिन ये है कि टूरिस्ट को थोड़ा सा यहाँ पर वो थोड़ा देना चाहिए था बढ़ावा, मतलब कुछ ऐसा पॉइंट और बनाए जिसमें देखने में मज़ा आए, मतलब और थोड़ा सा डेवलप और करना चाहिए था, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो बाणसागर डैम तो हम देख चुके हैं, बाकी तो डैम देखे नहीं है। तो आप लोग भी कहीं ज़रूरत पड़े या फिर कहीं टाइम मिले तो कहीं देख लीजिएगा, जहाँ भी घूमने का मौका मिले आप घूम लीजिए, ठीक है ना। चलिए तो बाणसागर डैम के बारे में पता है कि सोन नदी पे आपको देखने को मिल जाएगा। सोन नदी जिसको अमरकंटक में क्या है, उद्गम स्थल है। तो अमरकंटक भी आप घूमने का बहुत अच्छा जगह है, वहाँ भी आप देख सकते हैं, मतलब घूम सकते हैं कभी आते हैं तो, ठीक है। चलिए तो मध्य प्रदेश कभी आइए तो घूमिए जरूर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 26। सूची 1 में स्थल का नाम दिया और नदियों का संगम दिया हुआ है सूची आगे, ठीक है ना। तो उसको मिलान करना, ठीक है ना। सूची 1 और सूची 2 में क्या करना? मिलान करता है, संगम, नदियों का संगम और उसके स्थल का नाम दिया हुआ, ठीक है ना। चलिए तो रुद्र जो प्रयाग है ये कहाँ पर मिलता है, यानी कौन सी नदी के संगम पर मिलता है? तो ये अलकनंदा और मंदाकिनी, ठीक है ना, अलकनंदा और मंदाकिनी, यानी कि आपका ए का दूसरा होगा। ए का दूसरा देखिए ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी बस यहीं से बन गया। उसी प्रकार से नंद प्रयाग किसकी संगम पर मिलते हैं? तो अलकनंदा और मंदाकिनी पर, ये भी है अलकनंदा और मंदाकिनी, ठीक है ना, अलकनंदा और नंद एक का दूसरा, ठीक है ना, अलकनंदा मंदाकिनी। उसी प्रकार से देव प्रयाग, ठीक है ना। देव प्रयाग कहाँ मिलेगा फ्रेंड? देव प्रयाग जो मेरा ये भागीरथी है और अलकनंदा, भागीरथी और देव प्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा यहाँ। रुद्र प्रयाग आपका हो गया यहाँ, ठीक है ना। उसी प्रकार से कर्ण प्रयाग देखें तो कर्ण प्रयाग, ठीक है ना, कर्ण प्रयाग कहाँ पर मिल रहा है? तो कर्ण प्रयाग मिलेगा अलकनंदा और पिंडार, अलकनंदा और प्रयाग यहाँ पर, ठीक है ना। और ये नंद प्रयाग जो है मिलेगा अलकनंदा और नंदाकिनी, ठीक है ना, अलकनंदा और नंदाकिनी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मिल रहा है। तो इसका जो सही आंसर ये हो जाएगा। तो यहाँ पर अलकनंदा ठीक है ना। तो ये
कुछ क्वेश्चन है ये आप लोग ध्यान में रखना। अलकनंदा नदी कन्फ्यूजन करती है, क्योंकि अलकनंदा पर तो सब ही हैं, बाकी तो चेंज नहीं हो रहे हैं। एक ही चेंज बस हो रहा है, भला अलकनंदा सभी नदी में है, ठीक है ना। अलकनंदा जो है ना वो सभी में, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है ना, इसलिए कन्फ्यूज होता है। तो एक दो तो ध्यान में रखेगा, जैसे रुद्रप्रयाग को आपको ध्यान में रखना, अलकनंदा और मंदाकिनी, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, ठीक है ना। ये कुछ जो कन्फ्यूजन वाले पॉइंट है, तो इसको थोड़ा सा रिवीजन कीजिएगा, एक बार दो बार कहीं नोट कर लीजिएगा, तो रिवीजन होता रहेगा, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा इसमें, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या, कि हिमालय पर्वत का सर्वाधिक ऊंचा भाग विद्यमान है, ठीक है ना। तो हिमालय का जो सर्वाधिक ऊंचा भाग विद्यमान है वो कहाँ किस में स्थित है ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि नेपाल हिमालय। तो नेपाल में ही तो है माउंट एवरेस्ट, तो नेपाल हिमालय इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कॉमन सेंस यहाँ से लगाना है, हिमालय की सर्वाधिक ऊंचा भाग माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, नेपाल में, ठीक है ना। तो नेपाल हिमालय इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो कि आपको पता है माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, जिसकी लंबाई 8,800, कहीं 48 लिखता है, कहीं 50 लिखता है, तो 8,850 मीटर, ठीक है ना। तो लगभग इतना हो गया है। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। 48 ऑप्शन है तो 48 भी आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है ना। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट और भी पॉइंट है, ये भी आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है ना। जैसे कि नेपाल में इसको क्या बोला जाता है, नेपाल में इसको बोला जाता है सागर माथा, किसको, तो ये जो माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है ना, इसको नेपाल में क्या बोलते हैं फ्रेंड, नेपाल की सागर माथा बोला जाता है। नेपाल में क्या बोलते हैं, सागर माथा बोला जाता है। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक मिनट, थोड़ा ज़्यादा ही थकावट हो गया लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्न में से कौन सी है ये बताना। तो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन है फ्रेंड, डेविस जल संधि, जो कि ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसे भी ध्यान में रखेगा। या ग्रीनलैंड, ठीक है ना, ग्रीनलैंड को, ठीक है ना, बेफिन द्वीप को अलग करती है, यानी कि देश बोले तो जो डेविस जल संधि है, ये जो डेविस जल संधि है ये ग्रीनलैंड, ठीक है ना, ग्रीनलैंड के साथ में, ठीक है ना, ग्रीनलैंड और साथ में कनाडा, ठीक है ना, ये दोनों क्या करता है, अलग करने का काम करता है, डेविस जल संधि, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में रखिएगा। ग्रीनलैंड जो है क्या, ग्रीनलैंड जो है ये डेनमार्क का जगह है, मतलब ग्रीनलैंड जो है ना, ये जो जगह है ग्रीनलैंड, ये आपको डेनमार्क के अंडर में आता है, यानी कि इसका पर जो कब्जा है वो डेनमार्क का है, ठीक है ना। तो इसको बोल सकते हैं, दूसरी रूप में ये भी बोल सकते हैं कि डेनमार्क और कनाडा, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन प्रॉपर रूप से बोला जाए तो ग्रीनलैंड और कनाडा में भी जो जगह है उसका नाम है बेफिन द्वीप। क्या नाम है, बेफिन द्वीप है, ठीक है ना, बेफिन द्वीप, ठीक है ना, बेफिन द्वीप। तो ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप के बीच में क्या है, डेविस जल संधि है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन ग्रीनलैंड जो भूमि है वो किसका है, तो यह डेनमार्क का, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। एक है भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है, कभी क्वेश्चन बन जाता है। तो भूमध्य सागर की जो कुंजी कहते हैं फ्रेंड, वो जिब्राल्टर को कहते हैं। किसको बोलते हैं, जिब्राल्टर को बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं, ठीक है ना। जल संधि किसको बोलते हैं, तो जल संधि का मतलब होता है फ्रेंड कि दो भिन्न जल राशियों को जोड़ती है, ठीक है ना। दो स्थल खंडों को क्या करती है, अलग करती है। दो स्थल खंड है उसको क्या करता है, अलग करने का काम करता है, यानी कि बीच में क्या चल रहा है, ये जल चल रहा है, इसको क्या बोलेंगे, जल संधि बोलेंगे, ठीक है ना। यानी कि ये जल से जुड़ा हुआ चल रहा है, ठीक है ना, ये जल से जुड़ा हुआ, यानी कि एक यहाँ है और एक यहाँ है, बीच में जल है, तो ये जल संधि हो गया, ठीक है ना। तो इसको ही बोला जाता है। तो इसे भी ध्यान में रखेगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन है कि अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, अतः वहाँ वन होते हैं, यानी कि वहाँ पर कौन से वन होते हैं ये बताना, यानी कि जहाँ पर अधिक वर्षा होता है वहाँ पर किस प्रकार का वन होता है ये बताना है। तो सही जो आंसर होगा फ्रेंड ये हो जाएगा सदाहरित वन। सदाहरित वन का मतलब होता है हमेशा वहाँ पर वन जो है वो हरा रहता है। तो ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी ध्यान रखेगा। तो यहाँ पर जो वर्षा वो कितना होता है, 250 सेंटीमीटर से अधिक, और औसत वार्षिक वर्षा जो होता है वो 22 से वार्षिक जो तापमान होता है यहाँ पर कितना होता है, यानी कि यहाँ पर जो सादा
सॉरी सदाहरित जो जहाँ वन होते हैं वहाँ पर जो औसत वर्षा होता है फ्रेंड वो कितना होता है, तो औसत वर्षा होता है 250 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और औसत जो तापमान वहाँ पर होता है वो होता है कितना, 22 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अधिक शुष्क एवं क्या बोलते हैं इसे, अधिक शुष्क में यानी कि क्या बोलते हैं, उष्ण क्षेत्र बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट ध्यान रखेगा कि वर्षा जो होता है, ठीक है ना, जल वर्षा जो होता है उसका माप जो होता है यानी कि मापन जो किया जाता है वो किससे करते हैं, तो उसका किया जाता है रेन गेज। किससे करते हैं, रेन गेज से किया जाता है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो अधिक वर्षा होता है, कम वर्षा होता है, कैसे मापते हैं, तो ये मापा जाता है किससे, रेन गेज से मापा जाता है फ्रेंड, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। कृत्रिम वर्षा जो होता है वो किस प्रकार से होता है, तो सिल्वर आयोडाइड से होता है। किससे होता है, सिल्वर आयोडाइड से होता है। कृत्रिम वर्षा होता है जो वैज्ञानिक बी बानगुट के द्वारा सबसे पहले करवाया गया था, ठीक है ना। यानी कि कृत्रिम वर्षा पूछे कि कृत्रिम वर्षा सबसे पहले किसके द्वारा करवाया गया था, तो ये करवाया गया था बी, ठीक है ना, बी बानगुट के द्वारा, जो कि आपको कहाँ के थे, ये अमेरिका के थे। कहाँ के थे, अमेरिका के वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। इन्हीं के द्वारा सबसे पहले कृत्रिम वर्षा करवाया गया था। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। सबसे अधिक अस्थिर परिस्थितिकी तंत्र कौन सा है फ्रेंड, ये बताना है। तो सबसे अस्थिर जो है वो परिस्थितिकी तंत्र वो निम्न में से कौन है, तो सही जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सागरीय यानी कि महासागर। तो ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे अस्थिर के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। परिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र जो शब्द है ना उसको सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था, तो टेंसले के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, टेंसले नामक एक व्यक्ति थे, उन्हीं के द्वारा दिया गया था। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। सर्वाधिक जैव विविधता जो है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में ही पाया जाता है, यानी कि सदा जो क्या रहता है, सदा हरित वन वहाँ पर पाया जाता है। कहाँ पर, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होता है वहाँ पर, ठीक है ना। परिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो है वो कहाँ देखने को मिलेगा, तो परिस्थितिकी विज्ञान केंद्र आपको कहाँ मिलेगा, बेंगलुरु, ठीक है ना। बेंगलुरु में देखने को बंगलुरु, ठीक है ना, बंगलुरु में आपको देखने को मिलेगा। तो इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि परिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक बंगलुरु में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में रखिएगा आप लोग। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण जो केंद्र है ये कहाँ पर है, तो भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण केंद्र फ्रेंड आपको कोलकाता में, कोलकाता, ठीक है ना, कोलकाता में आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी पॉइंट को आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं वो रीजनिंग की क्वेश्चन आ गया। तो इसे भी देख लेते हैं अपन। बोला क्या कि उस विकल्प का चयन करें जिसके नंबर उसी तरह से संबंधित है। ये आपको दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है। तो इसमें कैसे आया है 1156, उसी प्रकार से ये चारों ऑप्शन में से भी चूज करना है, ठीक है ना। तो इसमें दिमाग लगाइए आप लोग कैसे लगाते हैं। 10 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं, वो खतरनाक क्वेश्चन है ये। चलिए इसमें सिंपल से है क्या कि 2 गुना 3 करेंगे, 23 लिखा हुआ, 2 गुना 3 करेंगे 6 आएगा। उसी प्रकार से 4 गुना 7 करेंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 34 आएगा, ठीक है ना। और 34 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1156। 34 का स्क्वायर कितना आएगा, आता है 1156। उसी प्रकार से ये आ गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखते हैं इसमें क्या आ रहा है, 5 दूनी 800 तो किसी का वर्गमूल है ही नहीं। तो सबसे पहले तो इसी से काट दिया, 800 तो किसी का वर्ग ही नहीं है, तो ये खत्म हो गया। 189 भी किसी का नहीं, 252 भी नहीं, 196 इसका आंसर हो गया। जैसे देखिए 4 गुना 1 करेंगे तो कितना 4 आएगा, 5 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा 10, तो 10 4 14, 14 का स्क्वायर 196, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बना लेंगे इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 13 16 19। तो 10 3 13 3 16 3 19 3 22। 22 देखते हैं कहाँ, 22 इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि आपका 2 ऑप्शन तो खत्म हो गया। आगे देखते हैं डी ई एफ जी, ठीक है ना, यानी कि 4 5 6 7। तो अगला 8, 8 में कौन आता है, इंच आता है। इंच का मतलब हो गया आपका ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि 21 व्यक्ति है जिसमें 3 भाषा फ्रेंच, जर्मनी और जापानी है, ठीक है ना। 3 भाषा बोला जाता है, ठीक है ना। तो पहला भाषा आपका ये हो गया, दूसरा भाषा ये हो गया और तीसरा भाषा ये हो गया, ठीक है ना। ये आपका हो गया फ्रेंच वाला हो गया, इसको बोल देते हैं फ्रेंच हो गया। ये आपका जर्मन हो गया, ठीक है ना। और ये आपका जापानी हो गया, जापानी, ठीक है ना। बोल रहा क्या कि 10 व्यक्ति जर्मन बोलते हैं, जर्मन तो बोलते हैं कितने बोलते हैं 10 व्यक्ति। 12 व्यक्ति जापानी, जापानी बोलते हैं कितने 12 व्यक्ति। 10 व्यक्ति क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, फ्रेंच भी कितने हैं 10 हैं, ठीक है ना। और टोटल है कितने 21 है, ठीक है। चलिए 4 व्यक्ति केवल फ्रेंच बोलते हैं, फ्रेंच जो बोलने वाली की जनसंख्या है वो केवल 4, तो केवल वाली यहाँ रहेगा, केवल जो 4 केवल जो बोलेगा फ्रेंच वो यहाँ रहेगा, क्योंकि बाकी इसमें रखेंगे तो मिक्स हो रहा है, तो केवल वाली यहाँ रखेंगे, यानी कि सिर्फ फ्रेंच, ठीक है ना, ओनली फ्रेंच। आगे बोल रहा है कि 5 व्यक्ति केवल जापानी बोल सकते हैं, केवल जापानी 5 लोग बोलेंगे, जापानी केवल बोलेंगे कितना 5 लोग। आगे बोल रहा है क्या कि बोल सकते हैं एक व्यक्ति फ्रेंच और जर्मन दोनों बोलते हैं, तो फ्रेंच भी बोलता है और जर्मन भी, मतलब इसमें और इसमें आएगा, यानी कि एक व्यक्ति यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना।
चलिए आगे बोल रहा है कि 3 व्यक्ति जो है वो सभी भाषाएं बोलते हैं। 3 भी व्यक्ति सभी, तो सभी वाला यहाँ आ जाएगा, सभी जो बोलेगा वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो सभी आ गया यहाँ पर। तो बोल रहा है क्या, तीन व्यक्ति सभी भाषाएं बोल सकते हैं। तो कितने व्यक्ति जापानी और जर्मन बोल सकते हैं ये बताना है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन में क्या कि टोटल 12 बोलते हैं, क्या जापानी 12 बोलते हैं, फ्रेंच कितने बोलते हैं 10 बोलते हैं, जर्मन भी है वो जो 10 ही बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर यदि हम लेते हैं तो टोटल आना चाहिए कितना, 21 आना चाहिए। अब टोटल 21 कैसे आएगा, देखिए 5 4 9 9 3 12 12 1 13 तो आपका हो चुका है, ठीक है ना। 13 क्या हो गया है। अब देखिए यदि हम यहाँ पर दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पर क्या कि टोटल 10 आना चाहिए इसमें, 10 इसमें, 4 3 7 1 8, ठीक है ना, 4 3 7 1 8। देखिए यदि आप फ्रेंच वाली पूरा ये कॉलम लेते हैं, ठीक है ना, ये फ्रेंच वाली पूरा कॉलम यदि आप ले रहे हैं ये, ठीक है ना, ये वाली कॉलम पूरा, तो देखिए इसमें 10 आना चाहिए। तो 10 कब आएगा, देखिए 4 3 7 7 1 8, यहाँ पर यदि आप 2 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ गया कि नहीं, यानी कि फ्रेंच वाले टोटल 10 हो गए। तो फ्रेंच तो 10 आदमी बोल रहा है। अब उसी प्रकार से इसमें देखते हैं जापानी में देखिए 5 2 7 7 3 10, ठीक है ना, 5 2 7 7 3 10। तो ये वाला बचा हुआ है, अभी ये बचा हुआ है ना। तो 10 और जापानी होना चाहिए कितना, 12। तो 12 के लिए यहाँ पर कितना करेंगे, 2 कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए 5 3 8 2 10 2 12, 12 जापानी हो गया। तो अब देखिए कितना बच गया, अब टोटल जोड़िए तो 5 2 7 7 3 10 10 2 12 12 और 4 16 16 1 17 17 और 4, यानी कि अब यही कॉलम तो बचा हुआ है 4, तो 17 4 21, तो टोटल 21 व्यक्ति हो गए। अब इस प्रकार से आप इसको सजाएंगे तो आपको पूरा हिस्ट्री आपको इसमें पता चल जाएगा, ठीक है ना। देखिए बोल रहा है ना 12 व्यक्ति जापानी, तो टोटल जापानी हो गया कितना, 12 व्यक्ति। देखिए 5 2 7 3 10 2 12, जापानी का मतलब हो गया कि जापानी बोलते हैं। ये नहीं बोला कि केवल जापानी के लिए बोला 5, 12 का मतलब है कि जापानी बोलते हैं, साथ में और भी कोई भाषा बोल सकता है। कॉमन सेंस लगाना है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए तो इस प्रकार से आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना और बनाना, ठीक है ना। चलिए तो इसका अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार आंसर क्या हो जाएगा। तो बोल रहा है कितने व्यक्ति जापानी और जर्मन दोनों बोलते हैं, ठीक है ना, जापानी और जर्मन बोलते हैं, जापानी और जर्मन इसमें तो कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, ठीक है ना। तो 2 लोग हैं, तो आपका ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए आसानी से इस प्रकार से आप इसे बना सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 मिनट थोड़ा सा रुकिएगा, रुक गया सिस्टम में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है ना ये बनता है तब मज़ा आता है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बनना चाहिए, तभी आपका एग्जाम जो है वो बेस्ट क्वालिटी का जाएगा, ठीक है ना। 120 लाना फ्रेंड, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो बनना चाहिए, ठीक है ना। और उसके लिए अभी से प्रैक्टिस इसलिए अपन करते रहें, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस शब्द का चयन करें जो तीसरे से संबंधित है, जैसा कि दिया हुआ है पहले में दूसरा। जैसे दिल है कार्डियोलॉजिस्ट, तो हड्डी का संबंध किससे होगा ये बताना, ठीक है ना। तो दिल का संबंध है कार्डियोलॉजिस्ट से, तो हड्डी का संबंध जो है वो किससे होगा ये बताना, ठीक है ना। तो दिल के जो बीमारी के जो इलाज करने वाले जो विशेषज्ञ होते हैं, कहने का मतलब जो दिल के यानी कि विशेषज्ञ होते हैं उनको बोला जाता है फ्रेंड आर्थोपेडिस्ट बोला जाता है। क्या बोलते हैं, आर्थोपेडिस्ट बोलते हैं, जो कि ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जे तो सभी में है, तो जे सिर्फ सी में ही है, तो ऑप्शन सी है यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं। ये दिया हुआ है आपका जो मैथमेटिकल ऑपरेशनल क्वेश्चन रहता है ना, ये दिया हुआ है, तो यहाँ से इसको बना लेते हैं। कितना दिया हुआ, सॉरी यहाँ दिया हुआ आपका 80 10 5 4 और 10, ठीक है। चलिए देखिए बोल रहा है क्या, भागा को माइनस में करता है, माइनस यहाँ, तो माइनस का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पर क्या कर देंगे प्लस। उसी प्रकार से गुना है, तो गुना को क्या बोल रहा है, देखिए गुना का अर्थ है भागा, तो यहाँ दे दिए भागा, गुना का अर्थ भागा, तो प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है, प्लस का अर्थ है गुना, तो यहाँ गुना कर दिए। फिर बोल रहा है क्या, भागा का अर्थ माइनस, तो यहाँ पर कर दिए माइनस। बस इसको हल कर लेना है, तो हल कर लेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो 80 प्लस कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है ना, माइनस 10, तो 80 8 88, 88 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 78, तो 78 जो कि ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा प्लस वाले, ठीक है ना। 88 माइनस 10 कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं फ्रेंड्स। 37 है एम एन हो गया, ठीक है ना, यानी कि 13 से 14 हो गया तो 20 से 21 हो जाएगा, यानी कि यू हो गया, ठीक है ना। उसी प्रकार 15 से 16 हो गया तो 5 से 6 हो जाएगा, तो एफ हो गया। उसी प्रकार 19 से 20 हो गया तो 19 से 20 तो एम से एन हो जाएगा, यानी कि 14 हो गया। क्यू जो है 17 में आता है, 17 से हो गया, देखिए कितना 17 से हो गया 16, यानी एक कम ही हो रहा है, तो 16 से हो जाएगा 15 जो कि वो हो जाएगा। फिर 21 है, यू 21 में आता है तो 21 से हो गया 20, टी 20 में आता है तो एक कम ही हो रहा है, तो इसी प्रकार एल से कम ही हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा कितना जे नहीं के आता है 11 में, ठीक है ना। कभी कभी हम भी कन्फ्यूज जाते हैं।
5 है, 5 से 4 हो गया तो 5 से 4 यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि UFN, ठीक है ना, UFN OKD, जो कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसे ABCD का जो अंक है आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। ABCD में कौन सा अंक कौन से नंबर पर आता है आपको पूरा कन्फर्म होना चाहिए, और यदि याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए अभी से, ठीक है ना, तभी आपका मार्क्स जो है वो बढ़ेगा और जल्दी आप इस टाइप के क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड। ये क्वेश्चन देखिए, इतना दिमाग खाने वाला क्वेश्चन है और है बिल्कुल ईजी, ठीक है। देखिए बोला है क्या, ये लिखा हुआ है 7, ये लिखा हुआ है 10, और इस प्रकार से अंक में इतना लिखा हुआ है, इसका अंक में इतना लिखा हुआ, बोला है 13 का क्या लिखा जाएगा ये बताना है, ठीक है ना। चलिए तो इसमें दिमाग लगाना है थोड़ा सा, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, उसके बाद फिर आगे देखिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए 7 है ना, तो क्या क्या 7 लिखा है तो 7 से घटते हुए क्रम में पूरा को लिख दिया। 10 लिखा है तो 10 से घटते हुए क्रम में 1 तक लिख दिया। उसी प्रकार से 13 है तो 13 का मतलब 13, तो 13 से घटते हुए क्रम में लिख देना, 13, 12, 11, इस प्रकार से 1 तक, ठीक है। अब देखिए किस में लिखा हुआ है 13, 11, 13, 11 के बाद 21 है, इसमें नहीं होगा, ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, 13, 11, ठीक है, 11 नहीं, 13 के बाद 12, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 में देखिए है कि कौओं को, ठीक है ना, कौओं की एक पंक्ति में ए बाएं से 10वीं और बी दाएं से 9वां है, अपनी जगह जो है आपस में बदल लेता है, तो ए बाएं से 15वां हो जाता है, ठीक है ना। तो बाएं से पंक्ति में कितने कौवे हैं ये बताना, ठीक है ना। तो कुल संख्या बराबर सूत्र होता है क्या कि दाएं प्लस बाएं, ठीक है ना, दाएं प्लस बाएं माइनस 1 होता है, ठीक है ना। जब स्थान बदलेगा ए, ठीक है ना, जब स्थान ए बदल लेता है तो ए का स्थान क्या हो जाता है 15, बी का स्थान क्या रहेगा 9 ही रहेगा, ठीक है ना। तो इसको निकाल लीजिए, दाएं प्लस बाएं यानी कि 15 प्लस 9 माइनस 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15, 9, 24 माइनस 1 बराबर 23, यानी कि टोटल 23 है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए रोमन संख्या में 10 और 6 16, 16 का 16 गुना 2 कर दिया 32, उसी प्रकार 10 10 20 20 4 24, 24 गुना 2 करेंगे तो 48, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। 41 में देखिए है कि आयत जो है वो बताए कि किसी विद्यालय की 10वीं कक्षा में छात्रों की संख्या को दर्शाता है, ठीक है। समानांतर चतुर्भुज जो है ये इसके बारे में बताया है कि समानांतर चतुर्भुज वाले अच्छा, ये आयत में जो है, ये जो आयत है ये क्या है 10वीं कक्षा के छात्रों की संख्या, 10वीं कक्षा के छात्रों, ठीक है ना, छात्रों हैं ये, ठीक है। आगे है कि समानांतर चतुर्भुज जो ये है इसका क्या है लड़कियों की संख्या को दर्शाता है, ये जो है वो लड़की की संख्या को दर्शाता है, लड़की की संख्या को दर्शाता है। त्रिभुज टेनिस खेलने वाले छात्रों को, ये तो त्रिभुज है ना, ये क्या करता है टेनिस खेलने वाले छात्रों को, टेनिस खेलने वाले छात्रों को दर्शाता है। वहीं वृत्त जो है फ्रेंड वो क्या करता है क्रिकेट खेलने वाले लड़कों को, वृत्त जो है वो क्रिकेट खेलने वाले बॉय को दर्शाता है। तो बोल रहा है कि विद्यालय में, ठीक है ना, विद्यालय में यानी कि पूरे आयत में क्रिकेट खेलने वाले लड़कों की संख्या कितनी है ये बताना है, ठीक है ना। लड़कों की संख्या, ठीक है ना, लड़कों की संख्या, क्रिकेट खेलने वाले लड़कों की संख्या कितनी है ये बताना है, ठीक है। दर्शाया, कंफ्यूज हो गई, 1 मिनट। क्वेश्चन यहाँ पर बोला, ठीक है ना, क्वेश्चन है कि 10वीं कक्षा में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करना है और कितने क्रिकेट और टेनिस खेलने दोनों खेलते हैं ये बताना है, ठीक है ना। तो टोटल 10वीं कक्षा में कितने छात्र हैं ये बताना है और साथ में दोनों क्रिकेट और टेनिस खेलने वाले छात्र कितने हैं वो भी बताना है, ठीक है। चलिए अब इसको हल करना है, इसको बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, सिंपल सी, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना। 10वीं में छात्रों की संख्या देखिए कितना है 25 हो गया, 25 के बाद 12 हो गया, ठीक है ना, 12 के बाद कितना हो गया 5 हो गया, 11 हो गया, 11 के बाद फिर कौन सा हो गया 3 हो गया और 7 हो गया, ठीक है ना। 10वीं कक्षा में यही ना बोला है ना कि आयत जो है वो क्या किसी विद्यालय में छात्रों की संख्या को दर्शाता है, तो आयत में तो यही आ रहा है, तो आयत में कौन कौन रहा है 25 11 7 3 5 12, ठीक है ना। जोड़ दीजिए 25 और 11 कितना 36, 36 और 7, 36 और 7 कितना फ्रेंड 36 और 7 43, 43 3 46, 46 और 5 46 5 51, 51 और 12 कितना 63, ठीक है ना। 51 और 12 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, कितना हो गया 63, तो टोटल छात्रों की संख्या तो 63 हो गया। आगे बोल रहा है क्या कि क्रिकेट भी खेल रहा है और टेनिस भी खेल रहा है, उसकी संख्या बताना है। तो क्रिकेट भी खेलेगा और टेनिस भी खेलेगा, क्रिकेट और टेनिस, देखिए
टेनिस वाला ये है कौन, त्रिभुज, और क्रिकेट वाला कौन है, क्रिकेट वाला वृत्त। तो वृत्त में और त्रिभुज में आने वाला कौन है, तो देखिए वृत्त और त्रिभुज में केवल ये 5 आ रहा है। कौन आ रहा है, केवल 5 आ रहा है, बाकी तो आ ही नहीं रहा। ठीक है ना, तो कौन सी संख्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि 63 के साथ में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप इसे बना लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं। 42 नंबर। ठीक है, फिर से जीके का क्वेश्चन आया तो थोड़ा सा टाइम फिर से देना पड़ेगा अभी, क्योंकि अपन डिस्कशन भी करेंगे तो टाइम तो लगेगा फ्रेंड। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे, 50 तक कर लेते हैं इसको कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए, विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। तो विश्व में सर्वाधिक जो लवणता फ्रेंड कहाँ पर पाया जाता है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कितना, बान झील में। बान झील में पाया जाता है, जो कि आपको कहाँ मिलेगा, तो बान जो झील है फ्रेंड ये आपको कहाँ मिलेगा, तो ये आपको तुर्की में देखने को मिलेगा, और इसकी जो लवणता है वो 330% से भी अधिक है। ठीक है ना, और दूसरा नंबर में आता है, इस सेकंड नंबर में आता है मृत सागर, जिसकी लवणता है 238% लगभग है। ठीक है ना, तो फर्स्ट में ये है, दूसरा में ये है, तो दोनों को ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 43 नंबर क्वेश्चन ये है कि भारत का सबसे पहला, ठीक है ना, भारत का पहला राष्ट्रीय अभ्यारण्य कौन सा है ये बताना। ठीक है ना, तो भारत का सबसे पहला जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य फ्रेंड, इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल अभ्यारण्य हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर है, इसे ध्यान में रखेगा, जो कि आपको उत्तराखंड में आपको देखने को मिल जाएगा। और इसकी जो स्थापना फ्रेंड ये हुआ था 1936 में हुआ था। कब हुआ था, 1936 में हुआ था, और उस टाइम इसका जो नाम था ये था हैली नेशनल पार्क के नाम से इसकी स्थापना हुआ था। कौन से नाम से, हैली नेशनल पार्क। ठीक है ना, हैली नेशनल पार्क के नाम से इसकी स्थापना किया गया था। बाद में इसका नाम जो है वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य रख दिया गया। ठीक है ना, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, 1973 में जो टाइगर प्रोजेक्ट चला था फ्रेंड वो यहीं से चला था। ठीक है ना, उसमें मेन हिस्सा जो था वो इसी का था, जिम कॉर्बेट का ही था। इसी से टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया था। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, और यहाँ से एक नदी बहती है जिसका नाम है राम गंगा नदी। ठीक है ना, तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखेगा। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। बांदीपुर जो नेशनल पार्क है ये आपको कर्नाटक में देखने को मिल जाएगा फ्रेंड। मानस असम में, डम्प जो है आपको कहाँ मिलेगा, डम्प जो है आपको मिजोरम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, राजा जी नंदा देवी फूलों की घाटी, ये सभी जो राष्ट्रीय उद्यान है आपको उत्तराखंड में ही देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो कुछ पॉइंट ध्यान रखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ किया गया ये बताना है। तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ हुआ फ्रेंड, सही जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 2006 में। ठीक है ना, 2006 इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसी प्रकार से एक हरित क्रांति है, उसे भी ध्यान रखेगा कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था। तो हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में किया गया था। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखेगा। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति का जनक बोला जाता है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया गया, तो किनके द्वारा किया गया था ये भी ध्यान में रखना है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नेहरूजी या डी भाई नेहरूजी भी जिनको बोला जाता है। ठीक है ना, तो दादा भाई नेहरूजी के द्वारा सबसे पहले ही आय का मापन किया गया था। और ये कब किया गया था, तो सबसे पहले 1868 ईस्वी में। कब, 1868 ईस्वी में भारत की जो राष्ट्रीय आय है वो नापा गया था इनके द्वारा। और उसमें एक बुक का नाम लिखा गया था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है ना, जो कि 1901 में प्रकाशित हुआ था यह बुक। ठीक है ना, तो इसे भी आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। और चलिए हो गया। एक वर्तमान में CSO के बारे में ध्यान रखिएगा। CSO की स्थापना यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, जिसका स्थापना 1951 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रकार से आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है ना, भारत में जो राष्ट्रीय आय है वित्तीय वर्ष जो है वो कब से कब चलता है, वित्तीय वर्ष को ध्यान में रखेगा कि 1 अप्रैल, ठीक है ना, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, ठीक है ना, 31 मार्च तक भारत में क्या चलता है, वित्तीय वर्ष चलता है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत का योजना आयोग था। ठीक है ना, तो भारत का जो योजना आयोग था वो क्या था। तो वर्तमान में अभी योजना आयोग का स्थान पर क्या आ गया, नीति आयोग आ गया। ठीक है ना, तो क्या है ये बताना है। तो सही जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड इसका सही है, एक सलाहकार संस्था था। ठीक है ना, तो नीति आयोग भी एक सलाहकार संस्था ही है, लेकिन ये था जो कि 1950 में योजना आयोग जो शुरुआत हुआ था कब हुआ था, 1950 में यह शुरुआत किया गया था 15 मार्च 1950 को। और ये जो योजना आयोग जहाँ पर नीति आयोग आया ये कब शुरू हुआ, तो नीति आयोग जो शुरू हुआ फ्रेंड ये हुआ था 1 जनवरी, ठीक है ना, 1 जनवरी 2015 को। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखना ये है कि
भारत में आर्थिक नियोजन की जो पहली रूपरेखा का प्रस्ताव 1934 में किसके द्वारा दिया गया था? तो एम विश्वेश्वरैया के द्वारा दिया गया था आर्थिक रूपरेखा के बारे में, ठीक है ना। तो ध्यान रखेगा, प्लानेड इकोनॉमी ऑफ इंडिया नामक एक पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? तो एम विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखा गया था, ठीक है ना। तो ध्यान में रखेगा, इनके बारे में क्वेश्चन कभी कभी बनता है, तो ध्यान में रखना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन में है कि बैंक दर, ठीक है ना, बैंक दर जो है, ठीक है, 1 मिनट कहाँ गया, बैंक दर जो है फ्रेंड, बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर डैश होता है, ठीक है ना। तो बैंक दर जो है ब्याज की दर वह दर है जिस पर क्या होता है ये बताना है। तो सही जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है ना। वाणिज्यिक बैंकों के बिलों की पुनः कटौती करता है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं क्या? बैंक दर ब्याज बोला जाता है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेगा, ऑप्शन डी जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बैंक दर ब्याज की दर वह है, ठीक है ना, जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक यानी जो कॉमर्शियल बैंक है उसको क्या करता है? बिलों की कटौती करने का काम करता है, ठीक है ना। ध्यान रखेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि रिजर्व बैंक की स्थापना जो है वो कब हुआ था? 1935 में हुआ था, आरबीआई एक्ट के थ्रू में, और उसका राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ। तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए कुछ और पॉइंट है, आरबीआई की जो वर्तमान में भी हेडक्वार्टर जो देखने को मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? तो आपको मुंबई में देखने को मिल जाएगा, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। आरबीआई के अभी वर्तमान में जो क्या बोलते हैं गवर्नर, ठीक है ना, वर्तमान में जो गवर्नर है वो कौन है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा एक बार सर्च करके, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ठीक है ना, तो कौन है ये बताना है। तो भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है वो कौन है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि क्रिसिल इक्रा केयर। ये सभी के सभी जो है क्या है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो कि भारत का, तो इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। क्रिसिल की जो स्थापना, ठीक है ना, क्रिसिल है, इसकी स्थापना जो फ्रेंड 1987 में हुआ था, तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसी प्रकार से इक्रा का जो स्थापना है, ठीक है ना, इक्का, ठीक है ना, इसका जो स्थापना है कब हुआ था? इक्का का स्थापना 1991 में हुआ, ठीक है ना। और उसी प्रकार से केयर की स्थापना जो हुआ 1993 में हुआ। कब हुआ? 1993 में। तो ये सभी पॉइंट जो बनता है ये सभी को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। भारत में क्या बोलते हैं कि सात भारत में क्या है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम इस प्रकार से है। तो कुछ पॉइंट है ये आप लोग तीनों को ध्यान में रखेगा, बाकी और भी नाम है तो इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। जैसे आपका क्विक बर्क रेटिंग हो गया, इंडिया रेटिंग रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड हो गया, इन्फॉर्मेरिक्स वैल्यूएशन एंड एक्यूट रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड वगैरह है, ये सभी भी है। तो ये सभी को आप लोग ध्यान में रखेगा, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट तीन है, तीन को तो ध्यान में रखना ही रखना, ठीक है ना। इतना से भी आप क्वेश्चन को छांट सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 में है कि उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण मिले हैं, ठीक है ना, स्थायी जीवन के प्रमाण मिला है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी कहने का मतलब हो गया कि आपका क्या? मेहरगढ़। तो ऑप्शन डी जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या मिला है? तो अस्थायी जीवन का प्रमाण जो है वो यहीं से मिला है, ठीक है ना। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुआ, इसे भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है ये बताना है। निरंजना नदी, ठीक है ना, तो कौन स्थित है, कौन सा शहर स्थित है ये बताना है। सही जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि बोध गया, ठीक है ना। बोध गया जो कि निरंजना नदी पर स्थित है, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं, ठीक है ना। गौतम बुद्ध जिनको 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में, ठीक है ना, कितने वर्ष की आयु? 35 वर्ष की आयु में यहीं पर यानी कि निरंजना नदी के किनारे जो है वो बोधि वृक्ष के नीचे इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, जो कि पीपल का वृक्ष था, जो कि वैशाख पूर्णिमा का दिन था, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। और उन्हीं के बाद उनका जो नाम था ना सिद्धार्थ था, पहले उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ था, उसके बाद फिर हो गया क्या? बुद्ध हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आप इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। और उसे जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ उसके बाद फिर अपना सबसे पहले जो प्रवचन दिए यानी अपने ज्ञान को बांटने का जो काम किए उसको क्या बोला जाता है? तो उसको उपदेश बोला जाता है। और उसी को क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। जो प्रथम जो भाषण दिया गया यानी कि उपदेश दिया गया उनको क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। गौतम बुद्ध जिनका जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। और उनकी मृत्यु जो है वो 80 वर्ष की अवस्था में हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखेगा। अब मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनारा में हुआ था, जो कि आपको देवरिया उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा। और उनकी जो मृत्यु हुआ था उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है महापरिनिर्वाण बोला जाता है, ठीक है ना। तो जो प्रथम उपदेश दिए थे उनको बोला जाता है क्या?
उसको बोला जाता धर्म चक्र परिवर्तन, और उनकी मृत्यु हुआ था उनको बोला जाता महापरिनिर्वाण बोला जाता है। ठीक है ना, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये सभी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन से बहुत सारा अपन कवर करते हुए चलते हैं। ठीक है ना, चलिए तो अभी तक रहने देते, आज की वीडियो में 50 क्वेश्चन होंगे, अगले जो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे उसमें 51 से लेकर के 100 तक करेंगे। नहीं तो यदि इस प्रकार से करेंगे तो आपका जो वीडियो है ना ये बहुत ज़्यादा लंबा होगा। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा लंबा भी हो जाएगा और साथ में लेंदी भी होने लगेगा फिर। ठीक है ना, तो आप लोग इतना देखिए और फिर धीरे धीरे जैसे ही आपका क्या बोलते हैं स्टेमिना धीरे धीरे बढ़ेगा, उसके बाद फिर अपन धीरे धीरे इसी प्रकार से करते करते एक दिन में एक वीडियो करने की कोशिश